A very good afternoon to you all and welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है और आप ये सब्जेक्ट का ये लास्ट चैप्टर भी है ये। ठीक है, तो आज की क्लास की जो नया न्यू चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आनुवांशिकी जनकों से संतानों तक किस तरह से होता है ये हम आज के चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो जनरली शुरुआत हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा इसमें परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, ये जो आपका चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक जो होगा सिर्फ दो शब्दावली के हम बात करेंगे, जिसे जनरली यहाँ पर कहा जाता है। यहीं पे हम थोड़ा सा साथ में परिचय देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक जनरली हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है वंशागति देखेंगे और विविधता देखेंगे। ठीक है, और इसी विविधता में हम देखेंगे विभिन्नता। ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पहला वाला जो चैप्टर है वहाँ पर ऑलरेडी हो गया था, लेकिन ये जो टॉपिक है फिर से हमारे इस चैप्टर के टॉपिक में चैप्टर में है, इसलिए मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे पुराना जो टॉपिक है वो इस टॉपिक के साथ वो मैच होके वो आपको और से ज्यादा समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो जनरली हम इस चैप्टर में जो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जो प्रत्येक जीव अपने समान ही जीव उत्पन्न करता है एवं संतान के अधिकांश जो भी लक्षण जो होता है वो माता पिता के समान होते हुए भी उनमें भिन्नता होती है ना। तो प्रजनन की बात करें मेन इसमें जो प्रजनन लैंगिक प्रजनन के कारण ही इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ना। तो प्रजनन जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण होता है और इसके द्वारा जनको जो जनक होता है पेरेंट्स जो होते हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें जो ये मान लीजिए ये पेरेंट्स है। ठीक है, और ये है इनके बच्चे हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स जो माता ये जो मेल मेल फीमेल और मेल जो है माता फादर मदर है ना। तो इनके जो भी लक्षण जो होते हैं ठीक है, वो जो लक्षण होते हैं वो बच्चों तक संतानों तक पहुंचते हैं और इस प्रकार ये जो इस हमारी पृथ्वी पर जीवों का जो अस्तित्व होता है वो बना रहता है। ठीक है, और जीवन के इसी प्रकार आदि से अनंत तक चलने के जो एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होते हैं, जिसे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन की निरंतरता बोल सकते हैं। और जीवन की जो निरंतरता का जो मेन जो कारण होते हैं। ठीक है, इसके जो फलस्वरूप इनमें क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जीवन की निरंतरता, जीवन की निरंतरता। ठीक है, तो जीवन की जो निरंतरता जो होती है, इनका कारण के बारे में बात करें तो इनका जो कारण जो होता है। ठीक है, कारण जो होता है वो होता है जीवों में प्रजनन की क्षमता होना। ठीक है, जीवों में प्रजनन की क्षमता। ठीक है, तो जीवों में प्रजनन की क्षमता का होना, साथ में
सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, वातावरण भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्ट डालता है। तो वातावरण के इफेक्ट डालने के फलस्वरूप उनमें एक एक क्षमता आती है जिसको हम बोल सकते हैं अनुकूलन। अनुकूलन के फलस्वरूप उनमें जीवों में एक सक्षम होता है, अपने आप को सक्षम बनाता है वो। ठीक है। तो साथ में हम ये जानते हैं कि ठीक है, तो इनमें जो क्षमता जो भी आती है और इनमें जो प्रक्रिया चलती है वो जनरली यहाँ पर लैंगिक प्रजनन जो होता है, लैंगिक प्रजनन के कारण ही इनमें विभिन्नता वेरिएशन उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पर हम तीन शब्द है जिसको मैं यहाँ पर आपको एक अलग से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आनुवांशिकी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ये सब पीडीएफ में भेज चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देते हैं आनुवांशिकी शब्द पहले देते हैं आनुवांशिकी, या इसको बोल सकते हैं हेरिडिटी कहा जाता है, हेरिडिटी। ठीक है, तो पहला जो शब्द है आनुवांशिकी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ कि आनुवांशिकी एक विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक, मैं ये सब पूरा बेसिक पहले बता रहा हूँ, जब बेसिक पर जब क्लियर हो जाएगा तब हम आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण तथा विभिन्नताओं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ये कहलाता है आनुवांशिक, आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, इसको एक शब्द और है जो टर्मिनोलॉजी शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, वो होता है जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक बार और देख लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षण तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही कहा जाता है हेरिडिटी, या तो फिर जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसको और हम यदि इसको दूसरा ये भी बोल सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन यदि हम इसको इंग्लिश में इसका यूज किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ, ठीक है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो शब्द वही हुआ कि आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के सम्मिलित जो अध्ययन जो होता है, स्टडी जो होता है, उसे ही हम कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हेरिडिटी की बात हुआ। और इनमें जो भी लक्षण जो होते हैं, पहले एक और आगे बात और क्लियर कर देता हूँ। एक हो गया आनुवांशिकी, हो गया ये। ठीक है, तो सेकंड वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो भी क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब बात करते हैं आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो ऐसा लक्षण, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आनुवांशिक लक्षण मतलब ऐसा लक्षण
अनुवांशिक लक्षण मतलब ऐसा लक्षण है जो माता पिता, अनुवांशिक लक्षण ऐसा लक्षण है जो माता पिता से संतानों में अथवा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाते हैं वही कहलाता है अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि अनुवांशिक लक्षण एक ऐसा लक्षण है जो माता पिता से संतानों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो जाते हैं, तो ऐसे लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे कि किसी की जैसे लंबाई की बात करें, हाइट, ठीक है, हाइट की बात करें हम, जो हाइट जो होती है या फिर लेंथ, हाइट जो लंबाई की बात करते हैं, तो जानते हैं कि जैसे ये मेल और फीमेल या जो भी माता पिता जो है, इनसे ये जो लंबाई होता है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इनके जो ऑफ स्प्रिंग जो संतान होते हैं वहां पर ये पहुंचता है, तो इसे ही कहा जाता है अनुवांशिक लक्षण। या तो लंबाई भी हो सकते हैं या कलर जो रंग होता है, ठीक है, ये सबको अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अनुवांशिक लक्षण हुआ ये, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब तीसरा जो है वो मैं जो बताने वाला हूँ वो तीसरा है आनुवंशिकता। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में आप जो टर्मिनोलॉजी है उस पर ध्यान देना, क्योंकि इनमें बहुत की अलग कभी कभी डाउट होता है। जैसे कि आनुवंशिकी हो गया एक, ठीक है, वो तो ठीक है, अनुवांशिक लक्षण ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता और अनुवांशिकी जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, अनुवांशिकी मतलब वो जेनेटिक्स होते हैं और अनुवांशिकता का मतलब होता है यहाँ पर हेरेडिटी, ये होता है हेरेडिटी। ठीक है, तो अनुवांशिकता जो होती है, ठीक है, तो संतति जो होता है इसको लिख लेते हैं कि जो संतति, ठीक है, संतति में जो पैतृक लक्षण होता है, पैतृक लक्षण या लक्षणों, ठीक है, संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं, हेरेडिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या बोला मैंने कि संतति में जो पैतृक लक्षण, तो पैतृक लक्षण क्या कैसे हुआ? क्योंकि प्रत्येक जीव होते हैं वो अपने लक्षण, जो भी लक्षण होता है वो माता पिता से ग्रहण करते हैं, और ये जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये पहुंचता है ना, तो इसे ही कहा जाता है अनुवांशिकता या हेरेडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो एक पीढ़ी से ये दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं अनुवांशिकता। ठीक है, तो अनुवांशिकता जो है ये, ठीक है, तो ये ट्रांसफर हो रहा है, संचरण। हमने यहाँ पर टर्म पढ़ा हमने कि संतति में पैतृक जो लक्षणों के संचरण को कहते हैं। संचरण मतलब ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कैसे द ट्रांसमिशन, ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब लक्षण होता है ना, कैरेक्टर, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन generation of an organism to
अदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये कि कोई भी जो जीव होते हैं या जो प्रत्येक जो जीव होते हैं वो लक्षण जो होता है वो माता पिता से ग्रहण करते हैं, या लक्षणों का जो संचरण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है, तो उसे ही हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, और इसी के जो परिणाम स्वरूप ही होता है कि जो जीव अपने जैसे कि कोई भी जीव है ये, ठीक है, ये कोई भी जीव है और ये माता पिता है। ठीक है, ये कोई भी जीव है और ये है जीव है और ये इनके माता पिता है। और तो ये जो जीव में ये भाई भी हो सकता है, ठीक है, और ये बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, भाई और बहन। ठीक है, ये जीव है और ये माता पिता से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से माता पिता से हो सकते हैं, या तो फिर एक ये ह्यूमन है, या तो फिर एक दूसरा अन्य जाति भी हो सकता है। ये अदर जाति, कोई भी जाति, ह्यूमन जाति, मनुष्य जाति है ना। तो अन्य जातियों के सदस्यों में एक्चुअली इनमें जो समानता होता है, ठीक है, इक्वलिटी जो होता है, समानता होती है, वो प्रदर्शित करता है ना। तो इस तरह से जो प्रदर्शित जो करता है, तो ऐसे जो प्रक्रिया जो होता है उसमें हम बोल सकते हैं कि जो जीव होता है वो समान जीव पैदा करते हैं। याद रखना, जो जीव होते हैं वो समान जीव पैदा करते हैं। जीव पैदा करते हैं मतलब आप यहाँ पर समझ गए ना, मतलब बोल सकते हैं कि बिगेट बिगेट्स लाइक। ठीक है, मतलब जैसे एक मनुष्य जाति है ना, तो मनुष्य जाति मनुष्य उत्पन्न करते हैं। इससे कहने का मतलब ये है कि जीव समान जीव पैदा करते हैं। मतलब कोई भी एक जीव है तो वो अपने ही समान जीव पैदा करेगा। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य पैदा करेगा। मनुष्य हाथी का बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना, मनुष्य गाय का बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो इससे कहने का मतलब यही है कि जो जीव होता है वो समान जीव पैदा करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, तो यही जो कारण होता है कि जो मनुष्य की जो संतान होती है, संतान हमेशा मनुष्य, बंदर की संतान बंदर होता है, गाय की संतान गाय बनी रहती है, और एक हाथी होता है वो हाथी ही अपने समान हाथी का बच्चा होते हैं। तो ये जो ये पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यही जो एक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है, और इसी पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हेरिडिटी कहलाता है। और इनमें जो भी प्रक्रिया होती है वो जीव समान जीव पैदा करते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, तो यही कारण है कि जो मनुष्य की संतान हमेशा मनुष्य, बंदर की संतान बंदर, और गाय की संतान हमेशा गाय बनी रहती है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, समानता की बात करें, क्योंकि समानता जो होती है, ठीक है, यहाँ पर हम समानता की बात करेंगे, क्योंकि जो समानता जो होती है, समानता जैसे कि ये जो पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है, और इनमें पेरेंट्स से जो भी लक्षण होते हैं ये ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, ऑफ स्प्रिंग जो संतान होते हैं, इनमें से जो भी एक लक्षण है वो इसमें भी आएगा। ठीक है, या तो इस पेरेंट्स के या तो फिर जो दादा दादी जो होते हैं, ठीक है, ये फादर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, या तो फिर नाना नानी हुआ, तो नाना नानी का जो लक्षण हुआ है वो माँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पेरेंट जो भी है, मदर फादर है ना, तो मदर क्या नाना नानी, ठीक है, फादर दादा दादी। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो अपने जो संतति जो होता है उनमें ये इक्वालिटी होता है। ठीक है, सिमिलरिटी समानता होता है ना। तो इसी के बारे में हम एक सारणी टेबल का अध्ययन करें। तो आप इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है,
और आप इसके बारे में आप सारी आप अपने पेन किताब कॉपी पकड़िए और पेन में ये बनाइए और देखिए कि आप यहाँ पर जो है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर कुछ लक्षण लिए गए हैं। अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि लक्षण एक्चुअली जो एक पेरेंट्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन सा लक्षण है, तो यही जो लक्षण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अध्ययन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वयं स्वयं आप स्वयं है ना, यहाँ पर माता से, पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, और ये है आपका भाई बहन, ठीक है। तो ये माता और पिता ये आपका पेरेंट्स हुआ, और दादा दादी आपके पिता के पेरेंट्स हुआ, और नाना नानी आपकी मम्मी का मदर का पेरेंट्स हुआ, ठीक है। और ये भाई बहन आप स्वयं भाई बहन हो जिन, है ना, जो इस पेरेंट्स से उत्पन्न हुए हो, है ना। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आंखों की रंग या पुतली की बात की जाए तो इनमें जनरली काली, भूरी और हरी, या तो कई अन्य होते हैं जो नीली आंखों वाली भी होती है ना। तो आप इसमें से आप मिला के देखिए कि आपकी जो काली जो काली है तो किससे प्राप्त हुआ है आपकी, जैसे ये स्वयं है ना, तो जैसे मान लीजिए आपकी आंखें काली है तो एक काली में चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे काला में एरो का चिन्ह। अब आप देखेंगे कि आपकी जो काली आंखें हैं वो अपनी माता से प्राप्त हुए हैं या पिता से या दादा से, दादी से, ये आप देखेंगे, ठीक है। इतने में टिक लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी जो आंखें हैं, मान लीजिए अपने मम्मी से प्राप्त हुआ, एरो का चिन्ह हो गया। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो लक्षण है वो भाई बहन में किसमें, आपके जो छोटे भाई होंगे या बड़े भैया होंगे या छोटी बहन या बड़ी बहन, जो उनमें भी यदि मान लीजिए ये है तो आप यहाँ पर एरो का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। वही बात करें यदि ये ठुड्डी की बात की जाए, ठुड्डी, इस वाली ठुड्डी का मतलब होता है इंग्लिश में चीन कहा जाता है, ठीक है, चीन बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दे सकता हूँ, आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि चीन एक्चुअली हमारे फेस का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका चीन कौन सा है, ठीक है। ये है फेस, पार्ट ऑफ फेस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये जो चीन है, ये मैं अंडरलाइन किया चीन, और ये है हमारे, ये है, ये ऊपर वाला है ना, यहाँ पर जो ये वाला एरिया, ठीक है, वो होता है चीन होता है, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पर आप देख लेना अपना एक गड्ढा गड्ढा टाइप का होता है ना। तो गड्ढा टाइप का जो होता है तो आप देखेंगे कि हाँ या नहीं में आप देख लेना, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, और आप देख लेना कि अपने पिता, मदर, दादा दादी, नाना नानी में है या नहीं है। जीभ को मोड़ने के बारे में देख सकते हैं कि किसी का जीभ होता है जो गोल मुड़ता है, तो आप वो देख सकते हैं हाँ नहीं। पैर की दूसरी जो फिंगर्स जो होते हैं, तो आप जानते हैं कि अंगूठे में एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, तो आप ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कान की बात की जाए तो आपकी जो कान जो होता है वो जड़ा हुआ है, जड़ा हुआ मतलब कई का कान जो होता है वो जड़ा होता है एकदम, मुड़ता नहीं है। और कई ऐसे होते हैं जो फ्री होता है एकदम, है ना, जिसमें हम अपने कानों को पूरा मोड़ सकते हैं, एकदम मरोड़ भी सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसा लक्षण आप देख सकते हैं। साथ में पंजे के जो अंगूठा होता है, पंजा जानते हो ना, पंजा किसको बोलते हैं, मतलब हाथ वाला एरिया है वो पंजा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अंगूठा पीछे की ओर मुड़ता है, नहीं हमारा तो मुड़ता है, पीछे की ओर मुड़ जाता है, नहीं मुड़ता है, पीछे की ओर नहीं मुड़ता है मेरा, ये सामने की ओर मुड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, पीछे की ओर पूरा नहीं मुड़ पा रहा है, आगे की ओर मुड़ रहा है हम अपना वाला, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किसका मुड़ रहा है किसका नहीं, आप यहाँ पर, तो यही होता है जीवों में समानता, ठीक है। अब इसके बाद हम जो एक और जो पार्ट है जो हम वो देखने वाले हैं, ठीक है, वो है वेरिएशन की बात करते हैं हम, ठीक है। एक मिनट, विभिन्नता के बारे में देखते हैं हम, ठीक है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं विभिन्नता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो विभिन्नता जो होती है ना, तो हम जानते हैं कि एक ही जाति के विभिन्न जो सदस्यों में जो पाए जाने वाले जो भी एक अंतर होती है, जिन्हें हम विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, और विभिन्नताओं के कारण ही किसी भी जाति के जो दो सदस्य होते हैं बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, उस हाँ, तो यहाँ पर आप इस डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि बाह्य आकारिकी, मार्फोलॉजी, आकारिकी। ठीक है, मार्फोलॉजी हो गया, और ये हो गया आपका फिजियोलॉजी हो गया, कारिकी फिजियोलॉजी। ठीक है, और ये आपको हो गया कोशिकी, सेलुलर। ठीक है, और साथ में व्यवहारिक भी होता है, बिहेवियर, व्यवहारिक। ठीक है, और ये सब अन्य अन्य अंतर। ठीक है, अन्य अंतर को क्या बोलते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, तो एक ही आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो विभिन्नता जो होती है, ठीक है, वो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेलुलर एंड बिहेवियर लाइक डिफरेंस है ना, तो इसी को ही कहा जाता है, विभिन्नता कहा जाते हैं। और विभिन्नताओं के कारण ही किसी भी जाति के जो दो सदस्य हैं, मान लीजिए ये पेरेंट्स है। ठीक है, और इस पेरेंट्स से उत्पन्न हुए हैं एक ये मान लीजिए कि ये डॉटर है। ठीक है, और ये सन है। ठीक है, ये डॉटर है। ठीक है, ये डॉटर है और ये सन है। ठीक है, तो ये एक पहला सदस्य हुआ और ये दूसरा सदस्य हुआ। मान लीजिए इनका एक और तीसरा सदस्य में एक और सन आ गया, मान लीजिए तीसरा नंबर में। ठीक है, मान लीजिए एक और चौथा, चार बच्चे हैं, मान लीजिए ये चौथा में भी ये डॉटर हो गया, मान लीजिए। ठीक है, तो एक ही जाति के या मनुष्य जाति है ना, तो मनुष्य जाति के मान लीजिए दो सदस्य, चार सदस्य हैं, तो इनमें जो भी यूजुअली इनमें चारों में कोई भी समानता नहीं आती है। ठीक है, इस चारों में जो भी अंतर है वो विभिन्नता है, याद रखना। इस चारों में जो भी अंतर है वो विभिन्नता है, मतलब अंतर विभिन्नता है। ठीक है, और यदि इन चारों में कोई भी एक चीज कॉमन है तो वहां पे आ जाएगा समानता। ठीक है, क्या आ जाएगा, समानता आ जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है यूजुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही इनमें क्या आती है, वेरिएशन उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स जो होते हैं, हमारी जो माता और पिता जो होते हैं, वो ऑलरेडी दोनों में वेरिएशन है, क्योंकि दोनों जो माता पिता है वो ऑलरेडी दूसरे पेरेंट्स से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से उनमें वेरिएशन उत्पन्न होने की वजह से ये होता है। ठीक है, तो यदि हम वेरिएशन के टाइप्स की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात करें तो जीवों में पाए जाने वाली जो विभिन्नता की जो प्रकार होता है, चलिए इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो होता है वो होता है सोमैटिक रूप से, सोमैटिक पार्ट होता है, और एक जो होता है वो होता है जर्मिनल। ठीक है, ये आप अपना पीडीएफ
मैं ऑलरेडी पीडीएफ भेजा हूँ, कल भेजा था, उसको देखना। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो होता है वो एक सोमैटिक होते हैं। सोमैटिक का मतलब होते हैं, आप जानते हैं, सेल डिवीजन में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, काइट। ठीक है, और जर्मिनल का जो मतलब होता है, जर्मिनल मतलब एक जनन वाले पार्ट, जनन शब्द यूज कर सकते हो, जनन, जहाँ पे वो गुणसूत्र वाली बात आती है। ठीक है, तो ये तो हुए इनमें पहले प्रकार। और बहुत सारे मार्फोलॉजिकल रूप से या फिजियोलॉजिकल या जो कोशिकी जो होती है साइटोलॉजिकल फॉर्म में, या तो फिर उनमें जो बिहेवियर वाली होती है, क्योंकि ये सभी विभिन्नताएं होती है। ठीक है, तो विभिन्नताएं जो होती है, वेरिएशन, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर पहले ही बताया डेफिनेशन में कि जो वेरिएशन जो भी उनमें आती है लक्षण के आधार पर आती है, तो वो हो सकते हैं वो मार्फोलॉजिकल हो। ठीक है, मार्फोलॉजिकल मतलब आपकी आकारिकी के रूप में हो सकता है, या तो फिर वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, या तो फिर आपका हो सकता है साइकोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, या तो आपका वो बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, बिहेवियर व्यवहार होता है, बिहेवियर। ठीक है, तो ये एक लक्षण होते हैं। ठीक है, और इनमें जो भी वेरिएशन के जो प्रमुख जो होता है एक्चुअली वो भिन्नता होते हैं, और ये वंशागतिकी होते हैं। ठीक है, साथ में ये विभिन्नता जो होती है वो वंशागतिकी में बहुत सारे ऐसे भी वेरिएशन होता है जो वंशागतिकी नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें वातावरणीय की बात करें। ठीक है, वातावरणीय जो विभिन्नता जो होती है, ठीक है, वातावरणीय जो विभिन्नताएं होती है, ये कभी भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जा सकता, क्योंकि ये माता पिता में जो ये हो रहा है वो वेरिएशन की वजह से। जैसे कि वो वातावरणीय की बात करें, जैसे कि ताप होता है, नमी जो होता है, प्रकाश होता है ना, या जो भी भोजन की नेचर की बात करें, भोजन की प्रकृति की बात करें, है ना, तो ये सभी होता है। ये वंशागतिकी नहीं होते हैं, क्योंकि वातावरणीय के दौरान होता है, क्योंकि वातावरणीय में जो इन्वायरमेंट में जो भी वेरिएशन डाइवर्सिटी जो होती है वो उस समय इंडिविजुअल होता है जीव में, उस विकास के दौरान ये पैदा होते हैं, और ये अनुवांशिक न होने के कारण होता है। और ये जो लक्षण जो होते हैं, जब उस इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो वो उसी टाइम वो मर जाता है, तो वहीं पर वो समाप्त हो जाता है, जो वो वेरिएशन इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे काइक वेरिएशन की बात करते हैं, शॉर्टकट में ही लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। ठीक है, तो काइक वातावरण की सॉरी विभिन्नता है ना ये, हाँ, तो काइक जो विभिन्नता जो होती है, सोमैटिक जो वेरिएशन जो होता है ना, ये वे विभिन्नताएं होते हैं जो जीवों के शरीर की कायिक कोशिकाओं को प्रभावित होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि लिख देता हूँ यहाँ पर, वे विभिन्नताएं हैं जिससे जीवों के शरीर की, आगे बढ़ा देता हूँ, कायिक कोशिकाएं प्रभावित होते हैं। कायिक कोशिकाएं प्रभावित होते हैं, वो इनमें पाए जाते हैं, और ये प्रभावित जीव के जीवन काल में ही डेवलप होते हैं, याद रखना। ठीक है, प्रभावित काल में ही वो पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि हम पहले चैप्टर में जब विकास पढ़ रहे थे, है ना, तो आपको मैंने विकास के दौरान जब विकास पढ़ रहे थे, है ना, तो उस दौरान मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था जिसे कहा जाता था लैमार्कवाद। ठीक है, आपको याद होगा कि पहला चैप्टर में जब एवोल्यूशन, जब जीवों के विकास के बारे में जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर, ठीक है,
तो एक लेमार्कवाद का एक थ्योरी आया था, इन्होंने 1809 के दौरान, है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो 1809 में एक साइंटिस्ट हुए थे लेमार्क, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि उनमें जो सिद्धांत में ये माना था कि इनमें जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट हुए थे जिसके बारे में, जैसे कि लेमार्कवाद, जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ लेमार्कवाद के बारे में। जैसे कि हम लेमार्कवाद में हम पढ़े थे, जिराफ के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो जिराफ जो होता है, ये पेड़ होता है, ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ये जो छोटे छोटे थे, ये जिराफ छोटे थे, और ये पेड़ बड़े बड़े पेड़ थे, लंबे लंबे पेड़ थे, है ना, लंबे लंबे पेड़ रहे हैं ये, ठीक है। तो छोटे छोटे जिराफ रहे थे। तो मान लीजिए ये जो जिराफ ने, इन्होंने क्या किया, ये जहाँ पे पहुंच सकती थी इनकी पत्तियां, उसको खा लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या कि ऊपर वाले पत्तियों को खाने के लिए ये जो जिराफ जो तो वो अपने नेक को ऊपर बढ़ा के उन्होंने गर्दन, ठीक है, तो गर्दन लंबी होती गई वो धीरे धीरे इनकी लंबी, ठीक है। तो हम बोल सकते उपयोगिता, यहाँ पर एक शब्द यूज होता है, उपयोगिता शब्द। आप अपने अंगों का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना ही वो अंग क्या होता है, एक्टिव होता है, ऐसा लेमार्क ने ये बताया था, ठीक है। तो अंगों, ये जो भी कारण, जो भी वेरिएशन आया ना, आखिर में वेरिएशन आया क्योंकि ये जो जिराफ था, इनकी गर्दन छोटी है, और इनकी ये जो जब उन्होंने डेवलप हुआ तो ये लंबी गर्दन वाली जिराफ हो गई, लॉन्ग नेक, है ना। तो इस तरह से इनमें तो लेकिन इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित लेमार्क ने बताया, ठीक है। तो साथ में इसका अवहेलना भी किया था एक और साइंटिस्ट थे, वो था विजमैन नामक साइंटिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने 1892 में इन्होंने लेमार्कवाद को इन्होंने खंडन किया था, और इन्होंने भी बताया कि जो काइक जो वेरिएशन होता है वो जीवों की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, याद रखना। काइक जो वेरिएशन है, उन्होंने बताया कि मृत्यु के साथ, ठीक है, मृत्यु के साथ ये समाप्त हो जाती है, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। तो कारण ये भी है क्योंकि वो पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो उनमें जो भी कारण जो आया, ठीक है। तो कारण की पहली बात यह है कि एक होता है पर्यावरणीय, क्योंकि ये पर्यावरण के सिचुएशन के हिसाब से आया, ठीक है। सेकंड जो कारण हुआ है वो अंगों की उपयोगिता, जो मैंने आपको पहले ही बताया, अंगों की उपयोगिता। आप अंगों का इस्तेमाल जितना यूज करेंगे वो उतने ही ज्यादा एक्टिव होगा, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो साथ में तीसरा, ये आधुनिक काल की एक बात और है कि तीसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि एक अवेयरनेस मन होता है, जागरूकता होता है, अवेयरनेस, जागरूकता। तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से एक बौद्धिक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आप ये बात ये मानते हैं, जैसे कि एक माता पिता है, ये माता और पिता है, मान लीजिए इनमें से एक इंटेलिजेंट है और एक इंटेलिजेंट नहीं है। मान लीजिए इनसे एक संतान उत्पन्न हो गया, ठीक है, एक और संतान उत्पन्न हुआ, दो संतान हो गए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इनमें जो भी बौद्धिक क्षमता जो आती है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इनमें दोनों बच्चों में ही ये क्वालिटी आए, बौद्धिक क्षमता, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है, एक परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन है ये, और परिवर्तन में मैंने बताया कि मान लीजिए इस इंसान की डेड हुआ, ठीक है, तो डेड होने के बाद इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ इनके जो लक्षण होते हैं वो इनके संतानों में वो आता है, ठीक है। लेकिन वो मनुष्य में जो एजुकेशन जो होता है ना, तो एजुकेशन तो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के दौरान आप जितने अध्ययन करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे आपका बौद्धिक क्षमता में डेवलप होता है ना। तो ये अपने आप में एक अनेक बहुत सारे परिवर्तन होता है जो डिपेंड करता है उसके, ठीक है। सेकंड जो हम बात करने वाले थे, जर्मिनल की बात करते हैं, ठीक है। तो जर्मिनल की बात करें तो जीवों के जनन कोशिकाओं में ये डेवलप होते हैं। कहाँ पे होते हैं? जीवों के
जनन कोशिकाओं में। ठीक है, तो जीवों में जो जनन कोशिकाएं जो होते हैं जनरली हम उसे कहते हैं, एक शुक्राणु होता है और एक होता है अंडाणु। ठीक है, ये जनन सेल्स होते हैं, है ना। तो जनन कोशिकाओं में ये डेवलप होते हैं और सामान्य जनरली नॉर्मली सामान्य रूप से बात करें तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ही प्रवाहित होते हैं और ये कभी कभी जीवों में अचानक भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे कि बात करें हम, ठीक है, जैसे हम बात करें इंडिविजुअल रूप से इच हाइट की बात करते हैं। जैसे मनुष्य की शरीर की जो लंबाई होती है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, सतत वेरिएशन शब्द बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ है, हम बात करते हैं यहाँ पर हाइट की बात करते हैं। ठीक है, ये हाइट है। ठीक है, और यहाँ पर हम हाइट वाले ग्रुप की बात करें इंडिविजुअल रूप से, इंडिविजुअल, अरे 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 अरे, क्या हो गया। मान लीजिए ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए ये हाइट यहाँ पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मान लीजिए ये 170 वाली बात है, ये 170। ठीक है, ये मान लीजिए 170 वाली हाइट वाली है। हाइट जो भी हो सकता है वो मेल फीमेल। ठीक है, 70, ये 180 की बात भी हो सकता है, या 160 हाइट हो सकता है, या 150 की भी बात हो सकती है ना। तो ये हाइट जो होती है वो इंडिविजुअल रूप से ये धीरे धीरे बढ़ती है। ये हाइट पिक हो गया, और हो सकता है कि वो धीरे धीरे यहाँ पर वो कम भी हो सकता है वो, है ना। तो इस तरह से जो हाइट जो होती है एक्चुअली ये कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है और इनमें जो होता है वो ऐसा कैरेक्टर्स होते हैं जो एक अधिकतम भी होता है और एक न्यूनतम होते हैं, और दोनों के बीच एक स्टेज भी होती है ना। तो मनुष्य में शरीर की जो लंबाई होती है ये कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं। जैसे मनुष्य की जो एवरेज लेंथ की बात करें तो 170 मीटर, 170 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 76 सेंटीमीटर, है ना। तो इनमें कम भी होती है, अधिक लंबाई वाले मनुष्य में भी अनेक स्टेज पाई जाती है। तो ये मनुष्य की एक संख्या और उनकी लंबाई की बात होती है। ठीक है, और दूसरा बात ये भी हो सकता है कि उनमें मान लीजिए सब दूसरा एक शब्द आता है, बोलते हैं सब सब्सटेंटी की बात करें। ठीक है, सब्सटेंटी मतलब इसको बोल सकते हैं मात्रात्मक रूप से बात करते हैं, है ना। तो मात्रात्मक रूप से बोल सकते हैं कि इनमें ऐसे भी विभिन्नता वेरिएशन आते हैं। जैसे कि पहला टर्म ये ले सकते हैं, जैसे कि भार की बात करें, वजन। ठीक है, तो भार बोल सकते हैं, या तो फिर रंगों की बात कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर वो आकार की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी का वेट अलग अलग होता है, माता पिता बाल बच्चे भाई बहन सबका अलग अलग वेट होता है। रंग भी अलग हो सकते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको डायग्राम से भी यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये बच्चों में देख सकते हैं। ठीक है, देखो इनके फेस की बात कर सकते हैं। मान लीजिए इनके फेस की बात करें तो देख सकते हैं सभी के चाइल्ड होते हैं, फेस अलग है ना। फेस अलग है, साथ में यहाँ पर एक और डायग्राम यहाँ पर देखा। ठीक है, कानों की बात करें, यहाँ पर कान देख सकते हैं, सभी की जो कान जो होते हैं वो भी एक अलग होता है। ठीक है ना। तो ये कानों में भी बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, सबके कान अलग अलग होते हैं, है ना। तीसरा एक चीज हेयर की बात करें, बालों की बात करें, तो जो बाल जो होते हैं वो सबकी बाल भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो जो हेयर की बात कर सकते हैं, हेयर कलर की बात है ये। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात करें तो ईयर की बात है, कान की बात है, और यहाँ पर हम जो बात करते हैं फेस या कलर की बात करें तो फेस, यहाँ पर कलर की बात भी करें तो देख सकते हैं ये जो फेयर है कलर इनका। ठीक है, फेयर कलर है, ये भी फेयर है, एफ वाला है, ये भी एफ वाला है, और ये भी एफ वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक शब्द यूज कर सकते हैं इनके लिए, सावलापन है, ये भी सावला है हल्का सा। ठीक है, तो ये जो रंग रूप जो भी होता है
मनुष्य में जो लंबाई होती है, जो नाक के आकार की होती है, त्वचा में रंग होते हैं, आंखों के रंग के बारे में बात करें, या अंगुली, किसी के फिंगर्स की लंबाई भी अलग होते हैं। फिंगर्स देख सकते हैं, किसी का फिंगर लेंथ होता है, किसी का नहीं होता है ना। तो ये अलग अलग एक क्षमता होती है वो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सब्सटेंटिव मात्रात्मक कहा जाता है, ठीक है। एक और शब्द है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, संख्यात्मक शब्द यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली प्लांटों में भी पाया जाता है ना, याद रखना कि जो पौधे जो होते हैं, पौधों में भी समानता पाई जाती है और वेरिएशन, विभिन्नता भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्तनियों में होता है, ऐसा नहीं है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है ना। तो जैसे हम संख्यात्मक की बात करें, तो संख्यात्मक की बात करें तो जैसे कि गेहूं शब्द यूज कर रहे हूँ वहाँ पर, गेहूं की बाली की बात करते हैं मान लीजिए, या फिर धान की बाली की बात करते हैं, धान की बाली, है ना। तो आपको मालूम होगा तो इनमें भी एक बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। किसी के गेहूं की बाली में मान लीजिए यहाँ पर 24 दाने हैं, है ना। हो सकता है धान की बाली में किसी में ये 20 दाने भी हो सकते हैं, किसी में 25 भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग एक संख्या के आधार पर ये डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर लास्ट ये ले ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ इसको। अब बात कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंस की बात करता हूँ कि इनमें क्या महत्व है इनका, ठीक है। तो महत्व की बात करें तो महत्व ये है कि इनमें जीवों में अनुकूलन पैदा होता है। पहली बात तो ये है अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन पैदा होता है, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये जीवों के अस्तित्व को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है, ये भी एक कारण है। तीसरा लाभ होता है इनमें नए लक्षण पैदा होते हैं, ठीक है, नए लक्षण पैदा होता है, ये नए लक्षण पैदा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से, ठीक है। साथ में नई नई जीवों की उत्पत्ति होती है, नई जीवों की उत्पत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी होता है पहचान, ठीक है। क्योंकि वेरिएशन, विभिन्नताओं के कारण जो प्रत्येक जीव की एक अपनी एक अलग पहचान होती है, या तो बोल सकते हैं जो इनमें जो विकासी जो रूप होता है वो उनमें गतिशीलता प्रदान करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो जीव होते हैं उनमें समानता और विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो आज के टॉपिक ज्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे, यहीं पर मैं इनको रोकता हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक में हमने जनरली देखे कि विभिन्नता क्या होती है, समानता क्या होती है, और अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, अनुवांशिकी क्या होते हैं, अनुवांशिकता क्या होते हैं, ये सब हमने देखा है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे जो भी डाउट है आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, ये बेसिक था, ठीक है। आप यहाँ पर बेसिक समझिए, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जहाँ पर एक महान साइंटिस्ट, ठीक है, जो थे, मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया, भूल गया मैंने, ठीक है, कि जो बताने वाला था वो शायद एक पॉइंट भूल गया कि जो आनुवांशिकी, ठीक है, आनुवांशिकी के जनक के बारे में बात करने वाले थे, ठीक है। तो आनुवांशिकी के जो मेन जो जनक है, ठीक है, वो था ग्रेगर, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये अध्ययन किया था, इसलिए आनुवांशिकी का जनक कहा जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी नियम दिया था, क्या क्या सिद्धांत दिए थे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। और आपको जो भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, थैंक यू।